Whether you like it or not, but this is the era of turbocharged petrol engines. आज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स टर्बोचार्ज इंजन्स ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किया की अगर आप बात करोगे तो इनकी ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी के अंदर, इनफैक्ट सभी गाड़ियों के अंदर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको मिलता है। साथ में ऑफ कोर्स नेचुरली एस्पिरेटेड भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, बट टर्बोचार्ज पेट्रोल को लेकर पुश जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है। और क्योंकि अब नंबर ऑफ बायर्स भी जो हैं वो जा रहे हैं टर्बोचार्ज की तरफ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ नहीं हैं, उन सबको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अगर एक टर्बोचार्ज्ड वर्जन लेने का सोच रहे हैं तो फिर आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टर्बोचार्ज टेक्नोलॉजी की, और ऑफ कोर्स किया सोनेट है जिसका टर्बोचार्ज वर्जन ही हमारे पास है, 1 लीटर TGDI जिसको ये बोलते हैं। तो आपके सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अब देखिए, इससे पहले कि हम टर्बोचार्ज इंजन से रिलेटेड जितनी भी भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है, उसको दूर करें, आपको समझने की जरूरत है कि टर्बोचार्ज टेक्नोलॉजी होता क्या है, ये भला क्या है। अब देखिए, इंटरनल कंबशन इंजन जो अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हो, स्पेशली पेट्रोल इंजन की अगर आप बात करोगे, तो होता क्या है, उसके अंदर आप एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको स्पार्क इग्निशन की मदद से बर्न करते हो, उससे एनर्जी जो निकलती है उससे गाड़ी चलती है, पहिया घूमता है, आपको मजा आता है। अब टर्बोचार्ज इंजन में क्या होता है कि आप एक एडिशनल मेन हार्डवेयर जो है वो लगा देते हो, उसको टर्बोचार्जर बोलते हैं। उसके अलावा भी कई चीजें लग जाती है, बट टर्बोचार्जर मेन उसके अंदर एक आपका हार्डवेयर हो गया। वो क्या करता है, अब आप जब फ्यूल को बर्न कर रहे हो और वो एग्जॉस्ट से आपका बाहर निकलता है, उसी को यूज करके एक टर्बो को घुमाता है, उससे आप ज्यादा फ्यूल को बर्न कर पाओगे, ज्यादा एयर सक इन कर पाओगे। तो जितनी ज्यादा फ्यूल और एयर आप बर्न करोगे, उतनी ज्यादा पावर आपके लिए निकलेगी। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की अपनी एक लिमिट है कि आपको ज्यादा पावर चाहिए जनरली, तो आप नंबर ऑफ सिलेंडर्स बढ़ाते हो या क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ाते हो, बट टर्बोचार्ज इंजन के साथ में आप एक छोटी क्यूबिक कैपेसिटी के साथ भी उतनी पावर निकाल सकते हो जितना कि एक बड़ा इंजन निकालता है। फॉर एग्जांपल, इसका 1 लीटर TGDI जो है वो 120 HP और 172 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालता है, जो कि बहुत सारे 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी नहीं निकालते हैं। चाहे आप होंडा की बात कर लीजिए या फिर आप सुजुकी की बात कर लीजिए, इन सब के इंजन जो है वो कम पावरफुल है। वेस्ट को एज एन एनर्जी आपने वापस से यूज कर लिया है, जिससे कि वो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा, और यही मकसद भी है एक टर्बोचार्ज्ड इंजन का। अब एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जिनको हम दूर करेंगे, बट ये एक टर्बोचार्ज कैसे काम करता है उसके बारे में आपकी एक बेसिक सी क्लास होगी। पॉइंट नंबर 2, बट द लेजिट टेस्ट नंबर 1, और जिसके बारे में सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन है, स्पेशली अगर आप टर्बोचार्ज इंजन लेते हो, वो ये कि जब भी आप गाड़ी हाईवे पे चलाओगे या शहर में चलाओगे तो फ्यूल एफिशिएंसी कोई भी टर्बोचार्ज इंजन जो है वो ज़्यादा नहीं देता है। ऐसा एक मिसकंसेप्शन है या लोगों का बिलीफ है। अब देखिए, ये बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। सही हो सकती है तब जब आप कैसे आप गाड़ी को चला रहे हो उस पर फर्क पड़ता है, और उसी पे फर्क पड़ेगा कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी निकलेगी या बुरी निकलेगी। तो अगर आप एक टर्बोचार्ज गाड़ी ले रहे हो तो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकालने के लिए कैसे चलाना है, हम उस पर बात करते हैं। अब देखिए, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि AC ऑन रहेगा। AC मेरा ऑन है, 20 के आसपास टेम्परेचर है, 2 बार पे मेरा फ़ैन चल रहा है क्योंकि गर्मी है। गर्मी के टाइम पर मैं एक्चुअली डेफिनेटली ये तो ऐसा करूँगा नहीं कि मैं इसको बंद ही कर दूँ मैं। अब एक चीज़ जो हम कर लेते हैं वो ये कि हम ट्रिप को रीसेट कर देते हैं। अभी देख लो 13.3 kmpl के आसपास की दिखा रहा है, बट लेट मी रीसेट इट। रीसेट हो गया है, और अब हम गाड़ी चलाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा कंपैरेटिवली खाली पैच है, दोपहर हो रही है, बट आगे थोड़ा ट्रैफिक वाली जगह भी मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है। डी में मैंने लगाया, हैज़ार्ड लैम्प मैंने हटा लिया, और चाहे गाड़ी आप स्टार्ट कर रहे हो या गाड़ी जब आपकी चल रही है, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको गाड़ी जो है वो हरियाणा शक्ति के ड्राइवर्स या राजस्थान रोडवेज के जो ड्राइवर्स उनके जैसे नहीं चलानी है। मतलब वो ईंट नहीं रख देना है आपको एक्सेलरेटर पे कि आप जो मर्जी हो, जिस भी RPM पे चल रहे हो। द आइडिया इज़ टू ड्राइव विद योर लाइट फुट। लाइट फुट का मतलब है कि आप आराम से पाँव रखिए। लेफ्ट पाँव क्योंकि ऑटोमेटिक है वो तो आपका आराम करता ही रहता है, बट अगर आप राइट पाँव से जिससे एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबाओगे, तो दोनों के केस में चाहे आप ब्रेक दबाओ चाहे एक्सेलरेटर दबाओ, थोड़ा लाइट फुटेड रखो
ब्रेकिंग के लिए थोड़ी सी प्लानिंग थोड़ी सी बेहतर करो। भाई मैंने एकदम से आराम से रखा हुआ है, आराम से रखा हुआ भी, और जो शहर की स्पीड है वो मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ पे 40 की स्पीड है, मैं 40 यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ। देखिए मेरे को हल्का सा ब्रेक भी मारना था तो मैंने हल्का सा ब्रेक भी मार दिया, मैं वापस एक्सेलरेटर पे आ गया, मैंने हल्का सा पाँव अपना रखा, हल्के से पाँव के साथ साथ मैं इस गाड़ी को चलाना शुरू कर चुका हूँ। आज फॉर्चुनेटली काफ़ी खाली लग रहा है, हो सकता है राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा हो, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है मात्र, तो लोग शायद दोपहर में कम निकल रहे हैं, वीकेंड भी है, बट आगे हमें मिलेगा। राइट, सो लगभग 31 किलोमीटर के आसपास हमने कर लिया है। 15.7 केएमपीएल की फ्यूल एफिशिएंसी ये दिखा रहा है, और अब हाईवे की तरफ ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। मतलब अभी तक शहर वाला ही कंडीशंस मोस्टली रहे हैं, जिसमें ब्रेक बहुत करना पड़ा है। आपको विजुअल्स में समझ में आ गया होगा। 15.8 दिखाने लग गया था। अब इसके अंदर 10 से 15% का एरर भी अगर आप निकाल लो तो आप 14 से लेकर 14.5 केएमपीएल की फ्यूल एफिशिएंसी शहर में इस गाड़ी से आराम से निकाल सकते हो। आई डोंट थिंक कोई परेशानी उसमें आपको होगी। तो इन शॉर्ट, अगर आप इन मेथड्स को लाइट फुटेडनेस, नो हार्ड एक्सेलरेशन, नो हार्ड डी एक्सेलरेशन अगर आप करोगे तो इससे भी आप उतनी ही फ्यूल एफिशिएंसी निकालोगे, एंड यू विल कीप इट अराउंड 1500 आरपीएम। तो आप इससे भी उतनी ही फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो जितने कि इसके नेचुरली एस्पिरेटेड काउंटर पार्ट से निकालोगे। दैट मीन्स सोनेट के साथ में 1.2 लीटर जो आता है वो, और अगर आप इसको भी इन तकनीक से चलाओगे तो आई थिंक समटाइम्स इवन ये ज़्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे देगा नेचुरली एस्पिरेटेड ज़्यादा भी। तो सिटी का माइलेज तो हमने के लिए लगभग 30 किलोमीटर के आसपास हमने चलाया, बट अब हाईवे पे जहाँ पे टर्बो जो है अपनी ताकत दिखाता है, क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस है उसके लिए भी आप टर्बो खरीदते हो, तो क्या स्पीड्स आप मेंटेन करो जिससे कि आप एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पाओ। इफ़ यू वांट टू अचीव द परफॉर्मेंस, जो ये लोग बोलते हैं कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखोगे तो बहुत इंप्रेसिव है। 120 PS के आसपास, 172 न्यूटन मीटर्स के आसपास, 7 स्पीड का DCT है, तो ऑल ऑफ इट सजेस्ट की परफॉर्मेंस भी देती है। बट फ्यूल एफिशिएंसी की भी पहले बात कर लेते हैं और एक बार रीसेट कर लेते हैं। ये करंट ट्रिप को मैं रीसेट कर रहा हूँ और अब चलना शुरू करते हैं। ऑलराइट, नाउ सिंस हम हाईवे पे आ गए हैं और हाईवे पे भी फ्यूल एफिशिएंसी कैसे बेहतर निकालनी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि एक ठीक ठाक पावरफुल इंजन 120 PS जैसे कि मैंने बोला और 172 न्यूटन मीटर्स हो तो आपका मन करता है कि आप पुश करो। येस, यू कैन डू दैट, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट अ टर्बोचार्ज इंजन कि अगर आपको जिस टाइम पे पुश करना हो आप पुश भी कर सकते हो, और जिस टाइम पे फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी हो वो भी निकाल सकते हो। द आइडिया इज जो आरपीएम निडल है उसको आपको 2000 आरपीएम के आसपास रखना है। 2000 के आसपास रखोगे, जैसे अब 90 की स्पीड में कर रहा हूँ तो 2000 आरपीएम के आसपास रहेगा, हल्का सा नीचे होगा बट मोटे मोटे तौर पर 2000 आरपीएम के आसपास रहेगा। और मोस्ट जो नेशनल हाईवेज उनकी स्पीड या तो 80 है या फिर 100 है। इनफैक्ट कई एक्सप्रेसवेज की भी 100 है। ये वाला एक्सप्रेसवे जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है वो ऑफकोर्स उसकी 120 kmph की स्पीड है, बट 120 अगर आप चलाओगे तो डेफिनेटली यू विल हैव टू सैक्रिफाइस ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी। बट अगर आप 90 से 100 के बीच में चला रहे हो यू विल एक्सट्रैक्ट ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी। द आइडिया इज अगेन या तो क्रूज कंट्रोल लगा लो या लाइट फुटेडनेस से गाड़ी चला लो, बट एक्सप्रेसवे पे हो तो बेटर है आप ये जो क्रूज कंट्रोल है इस फीचर का लुत्फ उठाइए और अपने दोनों पाँव को आराम दीजिए और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ते हुए आप देखोगे। .7 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी या 17.8 kmpl उसके आसपास होवर कर रही है ये, और 55 किलोमीटर के आसपास हम चला चुके हैं इस गाड़ी को। अब देखिए जितनी हमने चलाई है 90-100 के बीच में हमने इसकी स्पीड रखी है। इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट इवन मोर तो फिर आप 80 से 90 के बीच में रखिए, जो कि ज़्यादातर नेशनल हाईवेज पे सेफ लिमिट भी है। तो अगर आप वो फॉलो करोगे
तो इनका एआरआई फिगर तो मुझे नहीं पता, बट मेरे को ये पता है कि आप 18 से 19 kmpl और इनफैक्ट 20 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। बट जिस तरीके से हमने चलाया है, एसी ऑन है ऑल द टाइम और लगभग 90 से 100 की स्पीड रखी है, देन you'll be able to extract about 17 to 18 kmpl which is pretty good। एरर भी आप निकाल दो 18 से तो भी आप 16.5-17 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी विद दी स्पीड्स इजीली कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा एक्साइटिंग इंजन है तो आपका मन करता है कि आप थोड़ा सा पुश करो। तो कुछ कुछ जगह हमने स्पोर्ट मोड भी ऑन कर लिया था, अगर आप वो नहीं करोगे तो आप और ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पाओगे। तो ये फ्यूल एफिशिएंसी वाला सवाल तो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे मत करना आपके भैया ये नीचे कर लिया आपने, ये बिल्कुल मत करना। इससे क्या होता है, इनफैक्ट कई लोगों को लगता है कि अगर आपने इनको नीचे कर लिया है विंडोज़ को, एसी बंद कर दिया और फिर चलाओगे तो फ्यूल एफिशिएंसी आपकी बेहतर होती है। एक्चुअली नहीं, ड्रैग जो पूरी एरोडायनामिक्स है उसकी आप वाट लगा देते हो। इनफैक्ट रियलिस्टिकली अगर आप टेस्ट करोगे, जब आप इसको रोल डाउन करके 80-100 की स्पीड कर रहे हो और अगर आप एसी ऑन करके 80-100 की स्पीड कर रहे हो, तो एसी के साथ में ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी आपको देगी इंस्टेड जब आप ये विंडो नीचे करके। क्योंकि पुराना वो तरीका है ना, हमेशा से नीचे करो, एसी बंद करो और अपना बढ़िया चलते रहो, वो वाला हिसाब नहीं करना अपन को, काका वाला। अपन को नए ज़माने वाला हिसाब करना है, नए ज़माने के इंजन है ये, तो फ्यूल एफिशिएंसी आपकी निकल जाएगी। अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंटेन कैसे करना है टर्बोचार्ज इंजन को, ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है एक्चुअली। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि भैया मेंटेन कैसे करें, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बिकॉज इट हैज़ लेसर पार्ट्स। टर्बोचार्ज इंजन में अगर आप मोटे मोटे बात करोगे तो एक टर्बोचार्जर खुद हो गया, एक कंप्रेसर आपका हो गया और एक आध और एडिशनल जो कंपोनेंट्स वो हो गए। उसकी वजह से मेंटेनेंस ऑफकोर्स उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऑयल जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं एक टर्बोचार्ज इंजन में। ऑयल जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि आपका टर्बोचार्ज इंजन जो कंप्रेस करके एयर वापस से डाल रहा है, ज़्यादा ऑयल बर्न, ज़्यादा फ्यूल बर्न हो रहा है, तो जो ओवरऑल टेम्परेचर है इंजन का वो हमेशा ज़्यादा रहेगा और उसके लिए आपके कूलेंट लेवल्स, आपका ऑयल जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, उनके थिकनेस लेवल एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो उस वजह से आपको ऑयल चेंजेस में थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। और रेगुलर पीरियोडिक मेंटेनेंस की अगर आप बात करोगे तो अगर आप एक सोनेट का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अगर आप लोगे और एक टर्बोचार्ज इंजन लोगे तो ऑफकोर्स में अगर प्राइस वाइज भी बात करूं तो मोटा मोटा 1000 रुपए का फर्क आ जाएगा। ये मैं मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल पे बोल रहा हूं। ऑल्सो टर्बोचार्ज इंजन में आप एक चीज़ का ध्यान दोगे जो कि शायद आपको थोड़े कम लोग बताते हैं, पर एयर फिल्टर्स जो होते हैं उनको भी आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। वो इसलिए बिकॉज आर सकिंग इन मोर एयर फिल्टर्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और अगर आप राजस्थान जैसी जगह पे जहाँ पर धूल है और टर्बोचार्ज इंजन आप चला रहे हो तो एयर फिल्टर्स का भी मेंटेन करना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आपका होना चाहिए। तो ओवरऑल मेंटेनेंस गोना बी स्लाइटली हायर, बट मेक श्योर कि आप सिंथेटिक ऑयल यूज़ करें, ऑयल फ्रीक्वेंटली चेंज करें और ऑथराइज सर्विस सेंटर पे चेंज करें, जिससे कि आपकी गाड़ी की जो थोड़ी सी लाइफ है वो बेटर होगी और मेंटेनेंस जो है आप इजी कर पाओगे। अब देखिए, जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसको अगर आप टर्बोचार्ज इंजन से कंपेयर करोगे तो टर्बोचार्ज इंजन जनरली ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रेस उनमें ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मेंटेनेंस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट एक जो सवाल जो सबके दिमाग में आता है वो ये कि क्या ये उतने ही रिलायबल है जितने कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। अब देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात कीजिए, मॉडर्न ल्यूब्रिकेशन, ऑयल सिस्टम्स, कूलिंग सिस्टम्स, ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि ये उतने ही रिलायबल हो जितने कि आपके आज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स हैं। इनफैक्ट 80s 90s से कंपेयर नहीं करेंगे हम, जिस टाइम पर टर्बोचार्ज इंजन्स जो हैं वो हाईली अनरिलायबल थे। इनफैक्ट लेट 2000s तक भी ये चीज़ें हमको देखने को मिलती थी। बट आज की तारीख में प्रॉपर मेंटेनेंस शेड्यूल, प्रॉपर हीट मैनेजमेंट, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देना नहीं है। अगर आप हाईवे पे भी जा रहे हो, जैसे मैंने बताया कि आपको कि जब आपको ओवरटेक्स वगैरह मनूवर करने हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा, एक हायर आरपीएम पे इंजन को लेके जाना पड़ेगा। बट जनरली जब आप रेगुलर क्रूज कर रहे हो सो कीप द आरपीएम अराउंड 2000 आरपीएम या उससे नीचे रखोगे तो ज़्यादा संतुलित तरीके से आपका इंजन भी चलेगा, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए भी चलेगा। ऑल्सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इंजन हीटअप ज़्यादा होता है, टर्बोचार्ज बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, ऑयल भी बहुत ज़्यादा हीट होगा, तो जब आप गाड़ी को बंद करें हमेशा तो थोड़ा सा टाइम लें, आप आइडल पे रखें और उसके बाद में उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, या फिर जब घर की तरफ वापस लौट रहे हो तो आते वक्त उसको ज़्यादा फ्लोर ना करें, आराम से चलाएं।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो आपके ड्राइविंग हैबिट्स में आपकी होनी चाहिए। तो आज डेफिनेटली टर्बोचार्ज इंजन जो हैं वो काफ़ी क्लोज आ गए हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के। इनफैक्ट कई टर्बोचार्ज इंजन जो हैं उन्हीं कंपनियों के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज़्यादा रिलायबल भी हो गए हैं। देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स यू कैन रीड ऑनलाइन, फोरम्स पे, सब जगह। ऑफ कोर्स टर्बो है तो ध्यान तो आपको थोड़ा रखना ही पड़ेगा। Now the most important question, why Kia Turbo? 1 लीटर का TGDI इंजन है, काफ़ी रिलायबल ये रहा है, ज़्यादा दिक्कतें हमें अभी तक देखने में नज़र नहीं आई है। ये इंजन Hyundai के साथ भी शेयर करते हैं, ये वहाँ पर भी कोई दिक्कतें आपको नज़र नहीं आई है। ऑल्सो विद द DCT इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। ऑल्सो Kia Sonet टर्बो की स्पेसिफिकली बात करोगे, ये जो GTX वर्जन है या X-Line अगर आप लेते हो तो फीचर्स बस आप नाम लीजिए, हर एक फीचर आपके पास में मिल जाते हैं। ऑल्सो कलर कॉम्बिनेशंस, इंटीरियर के कलर कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत सारी मिल जाती है। 360 डिग्री कैमरा आपके लिए मिल गया है। फिर उसके बाद में फुल LED सेटअप है जो कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। फिर अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो बहुत अच्छा है, 16 इंच के व्हील्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। फिर अब अंदर की बात कीजिए, वायरलेस चार्जर आपको मिल गया, Type-C, Type-A, 12V पावर सॉकेट। इनफैक्ट 12V भी जो 180 वाट का आपको मिलता है, 7 स्पीड का DCT, IMT लेना तो IMT आपके लिए मिल जाता है। फिर पेडल शिफ्टर्स आपको मिल गए हैं। 2 स्क्रीन्स जो है वो आपको मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छी इल्यूमिनेशन वाली स्क्रीन्स हैं। फिर ADAS के जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, जिनमें आप चाहो तो इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अंदर जाकर ड्राइवर असिस्टेंस में अगर आप जाओगे तो कुछ भी चेंज आप कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो आपको मिल जाती है। डिफरेंट ड्राइव मोड जो है वो आपको मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स हैं जो कि थोड़ा बहुत ऑल्टर करते हैं इंजन कैसा आपका किन RPMs पर रहेगा, कैसा आपको रहेगा। फिर परफोरेटेड सीट्स हैं, लेदर सीट्स आपको मिल गई हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको ORVM मिल गया है। आप फीचर का नाम लीजिए, हर एक मिल जाएगा। सनरूफ जो कि जनता को पसंद है वो मिल जाता है आपको। तो ओवरऑल एक प्रीमियमनेस, एक रिचनेस वाली बात है। आप इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में बैठेंगे और आप इसमें बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सेगमेंट से ऊपर वाली लगने लग जाती है। और किया कि हर गाड़ी में हमने देखा है, चाहे आप सेल्टॉस में बैठ लीजिए, चाहे इसमें बैठ लीजिए या कैरेंस में बैठ लीजिए, अपने सेगमेंट से ज़्यादा वो ऑफर करने की कोशिश करती है। बढ़िया वैल्यू जो है वो आपको ऑफर करती है। और डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, आपको नेचुरली एस्पिरेटेड लेना है, टर्बो लेना है, डीजल लेना है, डिफरेंट ट्रांसमिशन ऑप्शंस लेने हैं, वो सब आपको मिल जाते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस, बेसिकली इट्स गॉट एवरीथिंग फॉर एवरीवन। फिर बोस का स्पीकर साउंड सिस्टम जो है वो आपको मिल जाता है। ट्वीटर्स जो हैं, 2 ट्वीटर्स आपको दिए गए हैं, 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल साउंड का जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा आपको दिया गया है। बाकी आई डोंट थिंक ऐसा कोई फीचर है जो ये मिस करती है, इनफैक्ट ज़्यादा ही ऑफर करती है अपने सेगमेंट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे। तो फाइनल बात कि क्या टर्बोचार्ज इंजन्स रिलायबल होते हैं, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है। कैसे मेंटेन करने हैं, कैसे आपको चलाना है, कौन सी ड्राइविंग हैबिट्स जो हैं जिनका ध्यान रखना है आपको, कौन सी मेंटेनेंस की हैबिट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, कितनी फ्रीक्वेंटली ऑयल चेंजेस करने हैं, ये सारी चीज़ें, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट की भी बात कर ली है। तो मोटे मोटे तौर पर निकल कर ये आता है कि अगर आप पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा 1.2 से कंपेयर करो या 1.5 डीजल से स्पेसिफिकली अगर कंपेयर करो, क्योंकि उसी प्राइस बैंड में आ जाती है। तो उसमें फिर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क एक्चुअली है नहीं मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर आप बात करते हो, और मेंटेन करना उतना मुश्किल भी नहीं है। ऑल्सो ओवर द ईयर्स रिलायबल तो डेफिनेटली ये सारे इंजन्स हुए ही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। किया सोनेट टर्बो स्पेसिफिकली मैं खुद बहुत लंबे टाइम से चला रहा हूँ, जब से आई तब से 6000 किलोमीटर के आसपास हम इसको चला चुके हैं। आज तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मैं कुछ सर्टेन ड्राइविंग हैबिट्स का ध्यान रखता हूँ जो मैं टर्बोचार्ज इंजन चलाता हूँ, तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आई है। फ्यूल एफिशिएंसी कैसे निकालनी है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आई होप आपके सभी सवाल जो कि टर्बोचार्ज्ड इंजन से रिलेटेड है उनको मैं एड्रेस कर पाया हूँ, और किया सोनेट क्यों एक अपर हैंड है इसका बाकी सब गाड़ियों से, वो भी मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।